Namaste बच्चों. Today we will continue our chapter 5 Contemporary South Asia. दक्षिण एशिया चैप्टर जो ऑलरेडी हम रीड कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप उसका देख चुके हो. दिस इज़ द सेकंड पार्ट और इसमें हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे विद इन द थर्ड पार्ट. सेकंड पार्ट आप अच्छे से आज ये वीडियो देखते हुए अपनी बुक रीडिंग के साथ साथ इसे कंप्लीट करेंगे एंड आल्सो मेक द क्वेश्चन आंसर्स. बेटा अपना रिटर्न वर्क अपने साथ के साथ कंप्लीट रखना है. जो भी इसमें से क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो आपने साथ के साथ अपनी फेयर नोटबुक में करते रहना है. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. ओके, नेक्स्ट वन, साउथ एशियन कंट्रीज, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेपाल. नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड द मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर मैनी ईयर्स. नेपाल जो है पास्ट की अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में से ही ये एक हिंदू राज्य रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदू, बड़ी मात्रा में हिंदू जो है वो वहाँ मिलते हैं. लगभग 81% जो है वहाँ पर हिंदू हैं. दैट्स वाई नेपाल इज़ कॉल्ड द हिंदू किंगडम कंट्री. In the first wave of democracy in 1990, King Birender accepted the demand for a constitution. तो सबसे पहले वहाँ पास्ट में से मोनार्की थी, राजतंत्र था. तो वहाँ के राजा थे किंग बिरेंदर, जिसके कि सबसे पहले वहाँ पर एक डेमोक्रेसी अपराइजिंग हुई, यानी लोकतंत्रात्मक आंदोलन हुआ, जिसके चलते जो है राजा बिरेंदर को जनता की मांग जो है वो माननी पड़ी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा गया. ठीक है, संविधान बनाने के लिए कहा गया. इन 1990s द माओइस्ट बिकेम पावरफुल एंड देयर वर वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द माओइस्ट एंड द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, अब यहाँ पर देखो माओइस्ट कौन होते हैं, जिसको माओवादी कहते हैं हिंदी में. मेनली साम्यवादी एक प्रणाली को चलाने वाले. ठीक है, यानी कि कम्युनिज्म पॉलिसी को, जो हमने यूएसएसआर में पढ़ी थी, आपको याद हो, कोल्ड वॉर इरा में एक जो साम्यवादी सिस्टम होता है उसको चलाना. ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिमूव करना, पूंजीवादी सिस्टम को हटा देना और साम्यवादी सिस्टम को अपने देश में लेकर आना, तो वो होते हैं माओवादी. ठीक है, जो माओ की नीति को मानते हैं उसे माओवादी कहते हैं. तो 1990 में जो है इन दोनों के बीच में जो है वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस, नेपाल की जो राजा की सेनाएं थी, और जो माओइस्ट लोग थे, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो शुरू हो जाता है. In the royal massacre of 2000, King Birender was killed along with his family and his brother ज्ञानेंद्र became the king. ठीक है, रॉयल मैस्कर यानी उन्हीं के महल में जो है 2000 में किंग बिरेंदर को और उसकी फैमिली को जो है मार दिया जाता है, और जो उसका भाई है ज्ञानेंद्र, वो जो है राजा बन जाता है. देयर वॉज अ ट्रायंगल कन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्किस्ट, माओइस्ट एंड द डेमोक्रेट्स. अब वहाँ पर देखो 3 ग्रुप बन गए हैं. ठीक है, यानी ट्रायंगल कन्फ्लिक्ट, 3 तरह से के लोगों में वहाँ संघर्ष चल रहा है. सबसे पहले मोनार्किस्ट, ऐसे लोग जो राजा के तंत्र को चाहते थे कि वहाँ पर राजतंत्र ही रहना चाहिए. ठीक है, दूसरी तरह के लोग माओइस्ट, जो कि साम्यवादी प्रणाली को लाना चाहते थे, और तीसरी तरह के लोग थे डेमोक्रेट्स, जो लोकतंत्र को नेपाल में इस्टेब्लिश करना चाहते थे. तो 3 तरह के लोगों में वहाँ जो है संघर्ष शुरू हो गया. इन 2002 द किंग एबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट. 2002 में जो ज्ञानेंद्र था राजा, ठीक है, उसने क्या किया, जो पार्लियामेंट बनाई हुई थी, जो संविधान एक बनाया था विजेंद्र राजा ने, उसको जो है अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया पार्लियामेंट को, और वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, यानी सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लिया. इन 2006 द सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस डिमांडेड द फ्रेमिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. 2006 में एक दूसरा जो है डेमोक्रेटिक वेव आता है, दूसरा एक उभार आता है, जिसमें कि 7 पार्टी अलायंस, एक अलायंस बनता है, 7 पार्टियां मिलकर अपना एक गठबंधन जो है बनाती हैं, और वो डिमांड करती हैं कि अब एक नया संविधान जो है नेपाल के लिए बनाया जाए. ठीक है, इन 2008 मोनार्की वॉज कम्प्लीटली एबॉलिश्ड एंड अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वॉज इंस्टीट्यूट इन नेपाल. 2008 में जो नेपाल है वहाँ पर भी मोनार्की को पूरी तरह से, राजतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, और डेमोक्रेसी को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट नेपाल. नेक्स्ट इज श्रीलंका. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका.
एज यू सीन इन द पिक्चर, आपकी बुक में से ये जो है एक टेबल, एक जिसे कहते हैं PDF लिया गया है। आपकी बुक में भी ये पिक्चर है, देखो इसमें 2 है, एक लॉयन, ठीक है, और एक तरह से एक लेपर्ड है और एक लॉयन है। तो दोनों जो हैं एक अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक सिहली ग्रुप है जिसे कहते हैं, जो वहाँ के सिहली वहाँ की प्रमुख भाषा, यानी संख्या में तो वो लोग बहुत कम हैं जो सिहली जाति के लोग हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी वो अपना एक प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो कई तरह के वहाँ पर डिफर कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर हुए। ये श्रीलंका का मैप है जो आपको दिखाया जा रहा है भारत के बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये देखेंगे आप श्रीलंका, ओके, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट इज श्रीलंका हैज़ सक्सेसफुली मेंटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। भारत की तरह ही 1947 में जैसे भारत ने लोकतंत्र को अपने यहाँ बहाल कर लिया था भारत में, तो बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका ने 1948 में आज़ादी मिलते ही जो है अपने देश में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जो है स्टैब्लिश कर लिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, politics in Sri Lanka was dominated by forces that represent the interest of the majority Sihla community। ठीक है, अब लोकतंत्र तो उन्होंने बहाल कर लिया, लेकिन जो गृह युद्ध वहाँ चला इतने सालों तक, उससे जो है वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अशांतिपूर्ण रही। वहाँ जो सिहला कम्युनिटी के लोग थे, सिहला समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपनी एक मेजॉरिटी इकट्ठी करके पूरे जो है श्रीलंका में से जितने भी सिहली लोग थे, मेजॉरिटी उन्होंने अपनी इकट्ठी की और अपने जो है सारे राइट्स, सारे अधिकार जो हैं वो सिहली लोगों को दिए। उसके बाद जो तमिल लोग थे, तमिल लोग जो श्रीलंका के और तमिल लोग जो इंडिया के, इनमें भी 2 कैटेगरीज थी तमिल लोगों में, इनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। दैट्स वाई दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो संघर्ष है, वो होने शुरू हो गए। द नेग्लेक्ट ऑफ द तमिल इंटरेस्ट लेड टू द राइज ऑफ मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है लिट्टे। इसके जो फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम सिंस 1983। ठीक है, तो वहाँ एक ग्रुप बन गया तमिल लोगों का 1983 में, जिसका नाम था लिटे, डिमांडिंग अ सेपरेट तमिल इलम। इलम का मतलब यहाँ पर होता है स्टेट, यानी उन्होंने क्या डिमांड करनी शुरू की कि उनको एक अलग से स्टेट दी जाए, यानी एक अलग से उनका राज्य बना दिया जाए। ठीक है, आगे मैप में देखेंगे आप, देखो ये जो रेड कलर में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका में जो रेड कलर में बाहर का जो एरिया है, ये सारा एरिया जो लिट्टे हैं, ठीक है, जो लिबरेशन ऑफ तमिल इलम है, वो चाहते थे कि ये सारा जो एरिया है इसको अलग, श्रीलंका से अलग करके एक राज्य बना दिया जाए, जिसका नाम वो रखेंगे तमिल इलम, यानी तमिल लोगों की स्टेट। ठीक है, तमिल लोगों का राज्य। अब वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि जो सिहली लोग हैं उन्होंने वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लिया था, और जो तमिल लोग हैं इनको कोई भी राइट्स जो है, कोई भी अधिकार जो है वो नहीं दिए गए थे। ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग से बनाया और एक अलग स्टेट की डिमांड वो करने लगे। आफ्टर द साइनिंग ऑफ द इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड टू 29 जुलाई 1987। अब यहाँ पर आपको ये जो पिक दिखाई दे रही है, एक है आपके राजीव गांधी, ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ के जो हेड थे वो थे जयवर्धने। ठीक है, प्रेसिडेंट जयवर्धने। और ये जो पिक्चर आपको दूसरी दिखाई दे रही है, ये है प्रभाकरण। ठीक है, प्रभाकरण जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे। ये ऑर्गेनाइजेशन है श्रीलंका का। ये आपको क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि इसी ने ही राजीव गांधी की हत्या की थी। ठीक है, प्रभाकरण असैसिनेट टू राजीव गांधी इन 1983। ठीक है, तो अब यहाँ पर द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज वर सेंट टू द श्रीलंका। अब 29 जुलाई 1987 को क्या होता है, श्रीलंका में और भारत में एक पीस अकॉर्ड साइन होता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, क्योंकि जो तमिल लोग थे भारत के, ठीक है, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी कि देखो हम यहीं के हैं, लेकिन हमें किसी वजह से श्रीलंका में बसना पड़ा है। इन द पास्ट वो किसी वजह से श्रीलंका में चले गए थे, तो उनको अपने अधिकार चाहिए श्रीलंका में। तो अब उसको किसकी हेल्प चाहिए थी? भारत की। ठीक है,
तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसको कि IPKF कहा जाता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सेना है भारत ने श्रीलंका में भेजी। इवेंचुअली इट गॉट इन्वॉल्व इनटू वॉर विद लिट्टे। अब जो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने जो है उसके साथ इंडियन जो फोर्सेस थी उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। हालांकि वो उन्हीं की हेल्प के लिए वहाँ गए थे, बट दोनों में जो है वो वॉर शुरू हो गया। द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन ट्रूप्स वर आल्सो नॉट लाइक्ड बाय द श्रीलंकन्स। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रही थी कि जो भारत ने है अपनी एक फोर्सेस, अपनी एक सेना जो है वो यहाँ पर भेजी है। दैट्स वाई इन 1989 द IPKF वर कॉल्ड बैक विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी ये जो फोर्सेस थी, ये जो शांति सेना थी, इसको वापस बुला लिया गया 1989 में, ठीक है, बिना किसी उद्देश्य पूर्ति के। यानी जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सेना वहाँ भेजी गई थी वो भी पूरा नहीं हुआ था, बट बीच में ही इन्हें वहाँ से वापस बुला लिया गया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड आइसलैंड, तो दूसरी जो कंट्रीज थी आइसलैंड और नॉर्वे जैसी, आल्सो ट्राई टू नेगोशिएट, इन्होंने भी बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो काफ़ी कोशिश की कि तमिल लोगों को भी अधिकार दिए जाएं। जो सिहली कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिहली समुदाय के जो लोग हैं, उनको पूरा समझाने की कोशिश की गई कि जितने लोग आपके देश में रहते हैं, आपकी कंट्री में रहते हैं, सबको जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बट देयर इज़ नो प्रॉफिट एट ऑल। ओके, आफ्टर 26-year military campaign, the Sri Lankan military defeated the Tamil Tigers in May 2009, bringing the civil war to an end. Prabhakaran was killed by the Sri Lankan forces. ये जो हेड था लिट्टे का, प्रभाकरण, ठीक है, तो इसको 2009 में इसको जो है जो श्रीलंका की फोर्सेस थी, जो सेना थी, उसने इसको मार गिराया 2009, और तब से वहाँ पर जो है एक शांति व्यवस्था जो हम कह सकते हैं कि बनी हुई है। यानी लगभग 26 साल तक श्रीलंका में कोई भी शांति व्यवस्था, हालांकि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन जो है वो बहाल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ गृह युद्ध चलता रहा, ठीक है। डिस्पाइट द सिविल वॉर श्रीलंका हैज़ सक्सेसफुली कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब इतना लंबे टाइम तक जो है वहाँ अशांति थी, वहाँ गृह युद्ध चला हुआ था, ठीक है, आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इसके बाद भी श्रीलंका ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। इट इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबराइज इट्स इकोनॉमी, ठीक है, ये साउथ एशिया में सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार किया। यानी US की जो एक कैपिटलिज्म जो थी, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, उसको अपनाने की कोशिश की। इट हैज़ हैड द हाइएस्ट पर कैपिटा GDP इन रीजन राइट थ्रू द वॉर ईयर्स। यानी जब यहाँ पर युद्ध चल रहे थे तब भी इसकी जो GDP रेट है, ठीक है, इसकी जो इकनॉमी है वो सबसे ऊपर थी। ओवर एंड अबव ऑल इट मेंटेन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब के बाद भी श्रीलंका ने अपने देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से कायम रखा। नेक्स्ट है आपका मालदीव्स। ओके, ये श्रीलंका की तरह ही आपका एक आइलैंड कंट्री है। लुक एट द मैप इनसाइड ऑफ कोलंबो, दिस इज मालदीव, ठीक है, ये भी जो है समुद्र के बीच में है, इन द वाटर रीजन। मालदीव्स इज मेड ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स माला एंड द्वीप, मीनिंग गार्लैंड एंड आइलैंड। ओके, already this is island country. Maldives was a sultanate for long before becoming a British protectorate in 1887. तो ये भी एक सल्तनत थी जब तक कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर नहीं आए थे। इट गेन इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड बिकेम अ रिपब्लिक इन 1968। तो 1965 में, यानी सबसे बाद में जो है इसे स्वतंत्रता मिली, और ये जो है एक गणतंत्र बना 1968 में। इब्राहिम नासिर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉलोड बाय मोमून अब्दुल गयूम। ओके, तो इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे दैट इज नसीर। मोमून डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन ऑफ मालदीव्स फॉर 30 years। तो जो मोमून अब्दुल गयूम थे, ठीक है, इसने जो है लगभग 30 साल तक जो मालदीव है वहाँ पर राज किया। बट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेन हिज गवर्नमेंट एंड हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग स्टार्टेड, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो एक जिसे कहते हैं वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, यानी एक साझा सबको साथ लेकर जो एक आंदोलन उसके खिलाफ हुआ वहाँ पर मालदीव्स में। रिफॉर्म्स वर इनिशिएट एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इन अगस्त 2008, ठीक है, तो रिफॉर्म्स के लिए वहाँ पर जो है
आंदोलन शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हुए कि हमें भी लोकतंत्र चाहिए जैसे कि दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ में है। साउथ एशिया के जितने भी दूसरे देश थे वहाँ लगभग 1970 तक जो है लोकतंत्र बहाल हो चुका था, एक मालदीव को छोड़ के। दैट्स वाई मालदीव में भी लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए और वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो है वो होने लगी। द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स अंडर अ मल्टी कैंडिडेट मल्टी पार्टी सिस्टम वर हेल्ड इन अक्टूबर 2008 in which नाशीद गोट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 2008 में सबसे पहले वहाँ जो है लोकतांत्रिक चुनाव हुए और वहाँ पर सबसे पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव के नेता बने वो थे नशीद। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है उन्हें वहाँ पर मिली। इन 2012 देवर डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट नशीद बाय द ऑपोजिशन पार्टी विच वर जॉइंड बाय पुलिस एंड मिलिट्री। तो नशीद के खिलाफ भी 2012 में जो है सभी लोगों ने मिलकर जो है सभी, जिसमें कि मल्टी पार्टीज़ उसमें शामिल थी और पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व थी, मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व थी, तो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। ऑन 7 फरवरी 2012 नशीद हैंडेड ओवर पावर टू हिज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसके चलते नशीद ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो अपनी पावर हैंड ओवर कर दी और जो वहाँ की प्रेसिडेंट की एक स्किल है वो उसको दे दी। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 2013 अब्दुल्ला यामीन वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। 2013 में वहाँ फिर से इलेक्शन होते हैं और जो अब्दुल्ला यामीन है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। यामीन्स गवर्नमेंट फंक्शन इन autocratic manner. All major political rivals to Yamin were imprisoned including 2 former president. ठीक है, तो उसने पूरा एक ऑटोक्रेटिक यानी कि एक तानाशाह वाला शासन किया और जितने भी उसके ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता थे उन सबको उसने जेल में डाल दिया। हिज ऑन वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनी ऑपोजिशन लीडर, यानी अपने खुद के वाइस प्रेसिडेंट को और जितने उसके विरोधी नेता थे, ठीक है, उसके जो ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता थे जिसको ओपोज कर रहे थे उन सब के साथ उसने वही व्यवहार किया और सबको जो है जेल में डाल दिया। इन द इलेक्शन ऑफ सितंबर 2018 ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज पुट अप अ जॉइंट कैंडिडेट इब्राहिम मोहम्मद सोलीन। दैट्स वाई अब इतना कुछ उसने कर दिया था तो लोगों ने इसको कहाँ रखना था। 2018 में फिर से इलेक्शन होते हैं और अब की बार उसे कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, तो जो मेजॉरिटी मिली वो जॉइंट पार्टी के कैंडिडेट को मिली, दैट इज़ इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, दीज इलेक्शन वर कॉल्ड एज द फाइनल रेफरेंडम ऑन डेमोक्रेसी। इसको कहा गया कि ये ऐसे इलेक्शन, ये ऐसे चुनाव हुए फाइनली मालदीव में जिसकी वजह से लोकतंत्र वहाँ पर बहाल हो चुका है। ठीक है, सोलिन वॉन द इलेक्शन विथ 58% ऑफ द पॉपुलर वोट्स एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तो ये पहले ऐसे नेता थे जिसको कि 58% यानी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी मालदीव में आज तक किसी भी नेता को नहीं मिली थी। तब से लेकर अब तक 2018 से लगभग 2 साल ही इस चीज़ को हुए हैं। यानी उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि सबसे लेट साउथ एशियन की कौन सी कंट्री में सबसे लेट जो है डेमोक्रेसी वो इस्टेब्लिश हुई है, तो आप बात कर सकते हो अबाउट द मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव जो है साउथ एशियन रीजन की सबसे लास्ट कंट्री रही जिसमें हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश जो है वो हो चुकी है। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका। 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपके पास आता है कि इन विच कंट्री द डेमोक्रेसी फर्स्टली इस्टेब्लिश, तो दैट इज़ श्रीलंका और इंडिया। उसके बाद ही, और मिलिट्री रूल के लिए कौन फेमस है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ आप मिलिट्री रूल के लिए इसको मार्क कर सकते हो, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि उससे पहले जो है बांग्लादेश को भी 1971 से पहले ही जो है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। दैट्स वाई आप पाकिस्तान को इसमें जो है मार्क कर सकते हो मिलिट्री रूल के लिए, और मोनार्की के लिए आप मार्क कर सकते हो भूटान को और नेपाल को। ओके, मालदीव भी इसमें है, बट मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, बट प्रॉपर एक डेमोक्रेसी जो है वो 2018 में ही वहाँ स्टेबल हो पाई। Okay, that is all your chapter about the South Asian region.